आपदा तो यहाँ आती जाती रहती है। दीगर बात यह है कि हम उससे सीख क्या लेते हैं। कुछ आगे बढ़कर हम भूलने लगते हैं, क्या हम भी इसी समाज में रहते हैं। आज की गुफ्तगू तालीम की जो गेस्ट है वो आपदा से ही जुड़ी हुई हैं। आज मैं गुफ्तगू तालीम पर डॉक्टर मधुबाला, जो परियोजना अधिकारी बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अथॉरिटी में अहम भूमिका निभा रही हैं। इन्होंने इससे पहले डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर पर मधुबनी, खगड़िया अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत काम किया और आपदा से जुड़ी हुई हैं। और एक जो आपदा हो रही है हमारे समाज में, स्पेशली बिहार रीजन्स में, इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये जेंडर इश्यूज पे भी एक्सप्लोर करती हैं कि औरतों के साथ किस तरह से आपदा इफ़ेक्ट करता है। और इस गुफ्तगू सुनने के लिए, उनकी जानकारी सुनने के लिए, उनके जानने के लिए वो किस तरह से आपदा पे काम कर रही हैं और उनकी भूमिका सुनने के लिए आइए मिलते हैं डॉक्टर मधुबाला मैम से। गुफ्तगू स्टार्ट करने से पहले मैं एक बता देना चाहता हूँ कि लोग खगड़िया और मधुबनी रीजन्स के लोग इन्हें आपदा मैडम के रूप से जानते हैं। आज वो प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के तौर पर बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अथॉरिटीज़ में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। उनका 15 वर्ष का एक्सपीरियंस रहा है। आइए मिलते हैं डॉक्टर मधुबाला मैम से। Ma'am, you have been a project officer for 10 years. You have been working in the natural disaster segment. You have been working for the natural disasters management sector. It is a sense of huge responsibilities. That is बहुत बड़ी जिम्मेदारी की काम होती है मैम। और ये जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आप क्या क्या सीखे मैम, और हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंस दे सकते हैं मैम कि ये जॉब, ये क्राइटेरिया, इस फील्ड में आने के पीछे मकसद आपका क्या रहा, जो एक मैसेज कन्वे देना चाहते हैं कि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी काम किया और अभी आप बिहार स्टेट मैनेजमेंट रिस्क टेकिंग डिजास्टर मैनेजमेंट में काम कर रही हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है। तो हम जैसे यूथ को अट्रैक्ट कैसे करेंगे इस फील्ड की तरफ, या आपका क्या मोटिवेशन रहा है इधर आने के लिए मैम? पहले तो आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए रखा। मैं बता दूं आपको कि मेरा जो अनुभव है, मेरे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो 15 वर्षों का है इस आपदा प्रबंधन के साथ। जब से ये आपदा प्रबंधन आया और आपदा जोखिम न्यूनीकरण की ओर हम लोग हैं, यानी कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो मैंने पहले यूएनडीपी के साथ काम किया खगड़िया में। आई वाज द फर्स्ट वुमन इन बिहार जो इस फील्ड में जिसने काम किया है। मुझे ये लगता था कि मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर इन डिजास्टर्स आर वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो मोस्ट वल्नरेबल हैं, एंड एल्डरली पीपल। तो महिलाओं के मुद्दों पे बहुत कम बातें होती थी। तो मुझे लगता है कि मैंने इसलिए इस फील्ड को ज्वाइन किया कि एक चैलेंज था ये। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार जो है वो मल्टी हजार्ड प्रोन स्टेट है और आपदाओं को हम नहीं रोक सकते, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स हो या फिर मैनमेड या ह्यूमन इंड्यूस्ड की हम बात करें। लेकिन इससे होने वाले जो नुकसान है, क्षति है, उसको हम यानी कि रिस्क को रिडक्ट कर सकते हैं बेहतर तैयारी, प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन और रिस्पांस के थ्रू। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का जो आप देखेंगे आज नई तरह की कई आपदाएं आ गई हैं। अगर आप एक्ट को देखेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, तो उसमें एक डेफिनेशन है कि डिजास्टर्स कॉजेज बाय नेचुरल ये कॉजेज और मैनमेड कॉजेज और बाय नेग्लिजेंस और बाय एक्सीडेंट। तो कोई भी ऐसा फील्ड जो है जिससे बचा नहीं। तो इस ऐसे में जहां तमाम तरह की आपदाएं, अगर हम HPC की बात करें, हाई पावर्ड कमेटी 99 में जो सेटअप हुआ था, उसके अनुसार जो हमारे 5 कैटेगरीज में डिजास्टर्स को कैटेगराइज किए गए हैं, उसमें अगर हम बिहार को देखें तो सिर्फ सुनामी और एवलांचेस को छोड़ करके
सारी आपदाएं जो है बिहार में हैं। तो ऐसे में अगर हम, क्योंकि देखिए ये मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ्स को सेव करता है, किसी भी आपदा में एक डेथ होता है तो पूरी दुनिया के लिए वो एक व्यक्ति मरता है, लेकिन उस परिवार की पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। तो हमें उस एक सिंगल लाइफ को बचाना है, ये हमारा उद्देश्य है। और मैं तो चाहूंगी, मैं अपील करूंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप जैसे यूथ्स जो इस फील्ड में इतने डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं कि इसमें लोगों को अवेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. What to do and how to do is very important for risk reduction. What is the motivation behind that take this whole responsibility? Your motivations from this, how you motivated to join this field? As you told, what you are the first woman to join in the field of this. What motivate you to join? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटीज, अगर आप किसी की सेवा करना चाहते हैं, और आप तसल्ली रखिए, आपको बहुत अच्छा फील होता है जब आप किसी की जान बचाते हैं, किसी की मदद करते हैं और उसके लिए लोगों को आप जागरूक करते हैं. जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि अभी भी लोग कहते हैं कि अगर किसी के शरीर में आग लग जाए, अगर कोई व्यक्ति फायर से ग्रसित हो जाए तो उसमें क्या करना चाहिए. अभी भी लोगों का कॉन्सेप्ट है कि उनको ब्लैंकेट यानी कंबल डाल देना चाहिए. नहीं, ये गलत है, ये गलत है. तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं. मैं बता दूं आपको कि महिलाएं घर में काम करती हैं, हर घर में सिलेंडर है. क्या किसी को पता है कि ये सिलेंडर की जो बॉडी होती है उसकी एक्सपायरी भी होती है? कभी हम सिलेंडर को लेते समय चेक करते हैं और उसमें वो ऐसा उन्होंने कोडिंग कर रखा हुआ है कि आम लोगों को नहीं पता चलता है. Basically focus in that how child affected in this management segment. ये बच्चों पे किस तरह से प्रभाव हुआ? जैसे कि कोविड एक डिजास्टर की तरह आया, लेकिन बच्चे पे किस तरह से प्रभाव हुआ जो अभी आज चैलेंजिंग है बच्चों के पर्सपेक्टिव में. तो आपका क्या वो? देखिए, बच्चों की, जी मैम, जी बच्चों की पूरी मतलब मैं ये कहूँ कि ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है वो रुक गया 1 वर्षों में. बच्चे स्कूल जाना बंद हो गया बच्चों का. बच्चों की जितने खेल थे, जो सोशली बच्चों का इंटरेक्शन था, वो बंद हो गया और इसने बच्चों को बुरी तरह से बर्बाद किया है, कोविड ने खास करके. और इसका एक दूसरा इम्पैक्ट दिख रहा है कि एक तो कई तरह के हेल्थ इश्यूज आ गए हैं बच्चों में. लगातार जो ऑनलाइन क्लासेस हुए, जिसमें खास करके मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रही हूँ, जिसमें बच्चे मोबाइल पे दिन रात रहने लगे. उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज थी वो बिल्कुल बंद हो गई. सोशली जो उनका है एक दूसरे से इंटरेक्शन, वो खत्म हो गया. तो एक बहुत बड़ा सोशियो साइको इफेक्ट जो है वो बच्चों पे पड़ा है इसका. मैम, इसके चेंज पर्सपेक्टिव करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैम इसको बदलाव किया जा सके, या जो इम्पैक्ट जो हुआ, असर पड़ा है, तो उसको अब चेंज लाने के लिए आपके तरफ क्या मसला है? मतलब क्या सॉल्यूशन निकल सकता है अभी के एज में? मैम, आपका क्या सजेशन है? देखिए मैम, जी, मैं यही कहूंगी कि हम जो 1 वर्ष पीछे चले गए उसे हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है. तो अभी भी कोविड का खतरा जो है वो कम नहीं हुआ है. और कोविड के साथ साथ आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज का, यानी कि किस तरह से गर्मी बढ़ रही है, और इस वर्ष जो है वो 1 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा. मैं बता दूं आपको कि जो जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं और जो भी काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, उनका ये कहना है. तो ऐसे में देखिए, इसको मैं ये कहूँ कि बच्चों के लिए फिर हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए और मास्क, इसके बारे में भी अवेयर करते हुए, लेकिन हमें उनके कुछ एक्टिविटीज को स्टार्ट करने होंगे, क्योंकि ऑनलाइन सारे बच्चों की रीच नहीं है. अगर हम बिहार की बात करें या इंडिया की भी हम बात करें तो सारे बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्शंस और बाकी चीजें नहीं है. तो फिजिकल एक्टिविटीज को करना होगा, उसको सेगमेंट्स में बांटने होंगे, थोड़ा कम करते हुए, लेकिन इसे स्टार्ट करना होगा. Ma'am, I have read into you are a gender expert. That what is the gender equality and disaster management? मैम, जेंडर के क्या रूल रहा है? मैम, आपने बोला कि आप पहली वो औरत है जो वुमेन्स है जो काम किया बिहार सेगमेंट में, और वो मैसेज क्या रहेगा उन लड़कियों के लिए जो घर की 4 दीवारी को तोड़कर आपकी तरह आसमान में उड़े? तो आप एक क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे उन लड़कियों के लिए जो उम्मीद लगा बैठे हैं, जो होपलेस हो गई हैं वो 4 दीवार में, आपकी तरह एक आसमान में उड़े, ख्वाबों की आसमान में?
नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि जीवन में हमेशा ट्राई टू बी पॉजिटिव। चाहे आपको कितनी भी मुसीबतें, जिंदगी आसान नहीं है। आज के समय में हर किसी की जिंदगी जो है वो कठिन है और उसे किन्हीं ना किन्हीं चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आप हिम्मत ना हारें, हौसला से काम लें और आप जहां हैं, जितने में हैं, उसी में रास्ते तलाश करें। आप जरूर मंजिलों को प्राप्त करेंगे। मेरी उन लड़कियों से, और आज की लड़कियां बहुत बहादुर हैं। मैं आपको बता दूं कि इतनी हिम्मत है उनकी, इतना अंदर कॉन्फिडेंस है, इतने हौसले हैं उनके कि उनको थोड़ा सा अगर पंख दे दिया जाए तो हौसलों की उड़ान वो परिवार, अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश का नाम रोशन कर सकती है और कर रही है। हर फील्ड में कर रही हैं। किन्हीं जिनको मौका मिल रहा है वो तो कर ही रही है, थोड़ा जिनको मौका नहीं मिल रहा उसमें हम लोगों को एक बेहतर अवसर देने की आवश्यकता है। और आप जैसे लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और स्माइल सबसे बड़ी बात है कि आप मुस्कुराहटों की लाने की बात कर रहे हैं कि हम उस हर अंतिम व्यक्ति, खास करके लड़कियों और बच्चों को ला करके, तो मैं आपको तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इसके लिए। और मैं ये दुआ करती हूँ कि इंशाअल्लाह आप हमेशा आपकी टीम कामयाब हो और मेरी जहाँ आवश्यकता हो मैं भी आपके साथ हूँ। Ma'am, you have done PhD from the poverty segment, especially in the focus on the बिहार segment. मैम, आपका बिहार से बड़ा ताल्लुक रहा है, तो मैम जैसे बिहार में देखा जाता है ग्रोथ हो रहा है पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में हम लोग कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, तो आपका इस पे रिसर्च रहा है मैम। तो एज ए हम लोग की यूथ के लिए जो होपलेस हो गए हैं डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में, जो हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार डेवलप करे, केरला की तरह डेवलप करे, तो हम लोग से यूथ से क्या उम्मीद लगा रहे हैं मैम? आप क्या क्या चाह रहे हैं? आपका एक्सपीरियंस रहा मधुबनी में, खगड़िया में, तो आप क्या उम्मीद लगाना चाहते हैं? जी जी, मेरा जो पीएचडी का टॉपिक मैंने चुना था, मुझे बहुत दिक्कतें आई थी उस टॉपिक को लेने में। मेरा जो था वो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी को लेकर के राजनीति हुई है। मतलब हर पार्टी ने पॉवर्टी को गरीबी हटाओ का मुद्दा बनाया है, लेकिन गरीबी हटी नहीं। गरीबों की परसेंटेज जरूर, आंकड़े कम हुए, संख्या बढ़ी है गरीबों की। हमारे यहाँ इतने सारे स्कीम्स हैं, लोगों को जानकारी नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि देखिए, जानकारी रखना बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए क्या है ये, जब मुझे ही पता नहीं है तो मैं कैसे उसका फायदा लूंगी या मैं कैसे उसको अवेल कर पाऊंगी। तो लोग जागरूक रहें, क्या हो रहा है आपके इर्द गिर्द, सरकार आपके लिए क्या कर रही है। लोग देखिए, हम लोग ये कहते हैं कि एक प्रेशर ग्रुप, कहीं भी डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप एक बहुत बड़ा काम करता है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल पावर की थोड़ी कमी है, थोड़ा हम ये कहें ब्यूरोक्रेसी का भी है उसमें, लेकिन अगर हम जागरूक होंगे अपने अधिकारों के प्रति तो निश्चित रूप से हम उसमें सफलता हासिल करेंगे। मैम, आप बिहार को बड़े करीबी से देखे हैं, मधुबनी और खगड़िया से। आप बिहार के सोल को देखे हैं, गांव को देखे, मिट्टी को देखे। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो बिहार से ताल्लुक आपके दिल से लगा, जो आपके बिहार के प्रति काम करने के मोटिवेशन हुआ, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं मैम? जो आप खगड़िया में भी काम किया, मधुबनी में भी काम किया, तो कुछ ऐसे जो सोल ऑफ बिहार को आप ताजा कर सके। जी हाँ, मैंने खगड़िया में काम किया, मधुबनी में काम किया। पीएचडी के दौरान मैं कई जगहों पे गई। इसके अलावा मैंने भूकंप को लेकर के, अर्थक्वेक जो है 1934 के अर्थक्वेक को लेकर के, उस समय के जो सर्वाइवर्स थे 1934 के, उनके ऊपर मैंने 15 लोगों का लाइव इंटरव्यू किया है जिन्होंने फील किया था 1934 का अनुभव। तो मुझे ये लगा, देखिए, गाँव की जो मिट्टी है और जो गाँव में लोग जानते हैं, जो हमारा इंडिजिनस मेथड होता है, खास करके डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर के, वो बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे मैं खगड़िया की बात करूं, मुझे लोग वहाँ आपदा मैडम के नाम से जानते थे, और जब मैं कहती थी कि मैं सबको स्विमिंग सिखाऊंगी और सिखाती थी, तो लोग कहते थे कि मैडम, यहाँ की बच्चे तैरना जानते हैं। जहाँ 7 नदियां गुजरती हैं जिस जिले में, वहाँ के बच्चे जो हैं वो सब तैरना जानते हैं, और मौसम के मिजाज को देखकर वो बता देते थे कि इस वर्ष बाढ़ आएगी कि नहीं। तो ये जो हमारा स्वदेशी तरीका है, और जो गांव के लोगों की जो आत्मीयता है, जो उनका नॉलेज है, बस उससे थोड़ा एक इनहांस करने की जरूरत है। उसे भी हमें मेन स्ट्रीम में लाने की आवश्यकता है। तो खगड़िया में ऐसे कई वाकयात हुए। बाढ़ के दौरान 2007 के बाढ़ में पूरी मैनेजमेंट को, मैं वहाँ के आपदा प्रबंधन को देख रही थी खगड़िया में, और बहुत भयावह बाढ़ थी वो, कोसी बाढ़ से ज्यादा बड़ी बाढ़ थी खगड़िया की बाढ़। तो उसमें कई लोगों ने ऐसे, जैसे जब हम लोग गाँव की ओर निकलते थे और पानी में लगातार नाव से पहुंचते थे, तो जो गाँव के लोग हम लोगों को एक प्रोटेक्ट करते थे
बीइंग ऑफिसर्स फिर भी उनका जो प्रोटेक्शन मिलता था उसे कभी नहीं भूला जा सकता है। मधुबनी में भी मैंने काम किया, वहाँ थोड़ा कम रहने का मौका मिला। खगड़िया में मैंने करीब 2.5 वर्षों तक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम किया। तो ये सब जो चीजें हैं ना, अभी भी गांव के लोग ज्यादा जानते हैं हमसे। बस उन्हें एक शेप देने की आवश्यकता है, उनको प्रमोट करने की आवश्यकता है और उनके बातों पे विश्वास करने की आवश्यकता है। यूथ के साथ ऐसा होता है ना मैम कि वो ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, फॉरेन चले जाते हैं, अपने स्वदेशी मिट्टी को छोड़ देते हैं। तो आप वो यूथ को कैसे उम्मीद दिलाएंगे कि वो आए और अपने स्वदेशी पे भी काम करे, वो तालीम हासिल कर ले बाहर से और आकर के स्वदेशी अपनी मिट्टी को खुशबू दे या शेप दे, जो अभी जिक्र किया आपने, तो कैसे उम्मीद दिलाएंगे या होप दिलाएंगे मैम? हाँ जी हाँ, मतलब मेरा ये एक हम्बल रिक्वेस्ट होगा यूथ से कि अगर आप बाहर से पढ़ के आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने जो तालीम हासिल की है, आपने जो अपनी कैपेसिटी बिल्ड किया है, वो काम आएगा। और आप थोड़े शुरू में थोड़ी कठिनाई होती है, थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन आप आगे बढ़ने के बाद, और ऐसे ही लोग हमारे जो तमाम तरह के पुरस्कार हैं, जो हमारे अवार्ड्स हैं, वो विनर होते हैं जो अपने वतन, अपने देश और अपनी मिट्टी के लिए काम करते हैं। थोड़ी कठिनाई निश्चित, क्योंकि किसी भी बड़े काम को करने के लिए आपको कठिनाइयों का सामना करना, उससे घबराएं नहीं आप, और आप अपने वतन के लिए काम करें। निश्चित रूप से आप जहाँ तालीम दे रहे हैं वैसा ही माहौल, वक्त लगेगा उसमें, लेकिन वैसा माहौल निश्चित रूप से बनेगा। और फिर हमारे जो बच्चे हैं वो भी आपकी तरह से, आपके मार्गदर्शन में, आपके डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। जी मैम, बस मैम लास्ट ये गुफ्तगू खत्म करने में बस एक छोटा सा मैसेज विजिलेंस के लिए, जागरूकता के लिए, एक डेवलपमेंट ऑफ बिहार के जागरूकता के लिए, बस एक छोटा सा मैसेज, एक क्लिप 2 अल्फाज में आप बोल के अल्फाज से खत्म करता हूँ गुफ्तगू को। बस आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, बस ये बस मैं तो यही कहूंगी कि हौसले कभी ना छोड़ें, तभी आप उड़ाने भर सकते हैं। और एक आपदा के लिए कि आपदा नहीं हो भारी यदि पूरी हो तैयारी। अगर हम तैयार हैं तो हमें कोई भी आपदा डिगा नहीं सकती। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर joining me and giving the precious time of your आज जिस शख्स का परिचय कराना चाह रहा हूँ वो दुनिया की नज़र में कुछ भी हो, पर मुझे वो दुनिया भर का प्यार दिया, कदम कदम पर मेरी रहनुमाई की। आज जो कुछ भी हूँ, जो नसीहत, जो तालीम, जो कदम कदम पर साथ देना, उन्हीं की बदौलत हूँ। मैं इन शेर के साथ, अल्लामा इकबाल के शेर के साथ, मैं उन्हें दावत दे रहा हूँ गुफ्तगू तालीम की। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आज जो गेस्ट हैं वो सैफुल्लाह हैं, सैफुल्लाह भाई हैं, जिन्हें मैं दावत दे रहा हूँ। चर्चा होगी तालीम पे और इतिहास के इम्पोर्टेंस पे। आइए मिलते हैं जनाब सैफुल्लाह से।